हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना सिंह। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है यूजीसी नेट का तो आप समझ रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज हम इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ताकि आने वाले समय में आप जब क्वेश्चन एग्ज़ाम दें तो इन क्वेश्चन को आसानी से करें और इजीली 10 मार्क्स एसेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। इनमें से कौन सा साइन है मोटिवेटेड टीचिंग का? तो ऑप्शंस क्या है? स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चंस, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट और स्टूडेंट टेकिंग नोट्स। कौन सा ऑप्शंस है जो कि क्या दिखाता है, क्या है मोटिवेटेड टीचिंग के साइन को दिखाता है? कौन सा जो ऑप्शंस हैं? तो क्या पिन ड्रॉप साइलेंस अगर क्लास में है तो ये इससे पता चलता है कि टीचिंग मोटिवेटेड है? नहीं। पिन ड्रॉप साइलेंस अगर क्लास में है तो ऐसा भी हो सकता है कि टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हो या फिर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो, इसलिए वो क्लास है जो बहुत साइलेंट है, क्लास जो है शांत है ना, सारे बच्चे शांत हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, ये मोटिवेटेड टीचिंग का साइन नहीं है। मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट, अगर क्लास में बहुत सारी स्टूडेंट का मैक्सिमम अटेंडेंस है तो ऐसा नहीं है कि वो सारे इसलिए आ रहे हैं कि टीचिंग बहुत मोटिवेटेड है। आजकल मैक्सिमम अटेंडेंस पे मार्क्स मिलते हैं तो इसके लिए भी बच्चे आ सकते हैं, है ना। तो ये भी मोटिवेटेड टीचिंग की साइन नहीं है। और नेक्स्ट जो है स्टूडेंट टेकिंग नोट्स, ये भी मोटिवेटेड टीचिंग की साइन नहीं है ना। नोट्स लेना is not a sign of motivated teaching. So what is the sign of motivated teaching? Here the right answer is student asking question. Option number A is the right answer. क्योंकि अगर क्लास में टीचिंग अच्छी हो रही है और बच्चे की लर्निंग अच्छी हो रही है तो डेफिनेटली वो और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे और टीचर के साथ इंटरेक्शन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, है ना। किसी भी चीज़ को उनको समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक उनको समझ में आ रहा है तो उसको वो और अच्छे से समझेंगे, उस पर और अच्छा डिस्कशन करेंगे और टीचर भी इससे बहुत खुश होते हैं कि बच्चे उनकी बात को समझ रहे हैं, नए नए क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उनका एक तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। एंड डिस्कशन इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। सो स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चन इज़ द साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। ओके, मुझे याद है जब मेरी एक फ्रेंड गई थी और उस समय ये क्वेश्चन आया था तो उसने पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास इज़ द मोटिवेटेड टीचिंग साइन पे वो इसको करके आ गई थी और उसका आंसर गलत हो गया था। तो आगे से आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज़ रिलेटेड टू। कौन सा ऐसा पावरफुल फैक्टर है जो कि टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस से रिलेटेड है, जो टीचिंग को प्रभावित करता है? तो क्या वो एजुकेशन सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोसाइटी है और सोशल सिस्टम ऑफ कंट्री है? कौन सा है? तो ये हम समझ सकते हैं कि ये चारों जो ऑप्शंस हैं वो कहीं ना कहीं टीचिंग को इफ़ेक्ट करते हैं, है ना। चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, सोशल सिस्टम हो, इकोनॉमिक सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, ये सारे सिस्टम टीचिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। बट द मोस्ट पावरफुल फैक्टर जो टीचिंग को इफ़ेक्ट करता है वो आपको बताना है। तो मोस्ट पावरफुल फैक्टर हम कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ, है ना। एजुकेशन सिस्टम में जितने भी चेंजेज होते हैं, जितने भी नए नए रूल आते हैं, वो सारे टीचिंग के इफ़ेक्टिवनेस को रिलेट करते हैं, है ना। तो मोस्ट पावरफुल फैक्टर विच अफेक्ट टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम। अभी नई शिक्षा नीति आई है या फिर किसी भी तरह की चेंजेस अगर एजुकेशन सिस्टम में होता है तो वो टीचिंग के इफेक्टिवनेस को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग।
यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा फैक्टर है जो टीचिंग को इम्पैक्ट नहीं करता है, जो टीचिंग को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा प्रभावित करता है ये नहीं पूछ रहा है, कौन सा प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा प्रभावित करता है इसको हम पहले टिक कर लेते हैं, पहले उसको जान लेते हैं। तो ऑब्वियसली जो नहीं करता है वो सामने आ जाएगा। तो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस ये राइट आंसर है, ये हमारी टीचिंग को इम्पैक्ट करता है ना। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस हमारी टीचिंग को इम्पैक्ट करता है। और क्लासरूम एक्टिविटीज़ दैट इनकरेज लर्निंग, क्लासरूम की एक्टिविटीज़ जो है जो कि लर्निंग को निश्चित रूप से प्रभावित करती है, उत्साहित करती है ना। तो ये भी सही है। एंड टीचर्स नॉलेज इज ऑब्वियसली निश्चित रूप से टीचिंग को प्रभावित करती है। तो कौन सा ऑप्शन जो टीचिंग को प्रभावित नहीं करती है वो है क्या, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर बी होगा कि सोशियो और इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो स्टूडेंट का क्या रहा है, टीचर का क्या रहा है, वो टीचिंग को इफ़ेक्ट नहीं करता है ना। जो टीचिंग को इफ़ेक्ट करता है वो है क्या है, वो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस है जो टीचिंग को इफ़ेक्ट करता है। क्लासरूम एक्टिविटीज़ है जो कि लर्निंग को इनकरेज करता है। और टीचर्स के नॉलेज जो है वो लर्निंग और टीचिंग को इफ़ेक्ट करता है। बट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है टीचर का और स्टूडेंट का, वो टीचिंग को इफ़ेक्ट नहीं करता है। अगर इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, अगर बच्चा इंटेलिजेंट है, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएगा। और आजकल देखा जा रहा है कि जिनकी बैकग्राउंड ख़राब है वही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको आगे बढ़ने का एक जुनून है कि वो अपना जो, अगर उनका बैकग्राउंड ख़राब रहा है, वो अगर गरीबी से आ रहे हैं तो वो उसको सुधारना चाहते हैं। और देश में भी जो आजकल हालात ख़राब हो रहे हैं उनको वो सुधारना चाहता है। तो अगर वो उनका बैकग्राउंड कैसा भी हो, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ जाते हैं। और उनका इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड कोई मैटर नहीं रखता, चाहे वो टीचर का हो चाहे स्टूडेंट का हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। हाईएस्ट लेवल कॉग्निटिव एबिलिटी की हाईएस्ट लेवल कौन सी है। तो एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग और नोइंग। तो हियर एबिलिटी इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। तो लोवेस्ट लेवल कौन सा है, मेमोरी, देन अंडरस्टैंडिंग एंड देन एबिलिटिंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट। टीचिंग एड्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, दे हेल्प इन रिटेनिंग कंसेप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। टीचिंग एड्स जो है वो कंसेप्ट्स को लंबे समय तक याद रखने में मदद करते हैं। तो बिल्कुल ये सही आंसर है। दे हेल्प स्टूडेंट इन लर्न बेटर, स्टूडेंट को अच्छे से लर्न करने में मदद करते हैं। बिल्कुल वो मदद करते हैं। टीचिंग एड्स तो यही हेल्प करते हैं ना, स्टूडेंट को लर्न करने में हेल्प करते हैं, कंसेप्ट्स को लॉन्गर ड्यूरेशन तक याद रखने में मदद करते हैं। एंड दे मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, दे इन्हांस रोट लर्निंग। तो रोट लर्निंग, रटना मारने की लर्निंग को वो इन्हांस नहीं करता, वो अंडरस्टैंडिंग की लर्निंग को इन्हांस करता है, जिसमें कि कंसेप्ट्स को हम लॉन्गर ड्यूरेशन तक याद रख पाते हैं। स्टूडेंट को बेटर लर्निंग में हेल्प करता है और लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी,
ABC is the right answer. Question number 6 क्या है? Greater the handicap of the student coming to the educational institution, greater the demand on the. अगर handicap students educational institutions में आते हैं, large number of, greater, बहुत सारे student अगर handicap student educational institution में आते हैं तो किन की डिमांड बढ़ेगी? तो ऑब्वियसली अगर इस तरह के स्टूडेंट आते हैं तो टीचर्स की ही डिमांड बढ़ेगी ना. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग? इफेक्टिव टीचिंग की बिहेवियर क्या है? तो इस पे भी मैं आगे हम इसके बारे में जो इफेक्टिव टीचिंग के की बिहेवियर उसको डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, स्टूडेंट सक्सेस रेट, ये सब जो हैं वो की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग है. तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल वैरायटी दिया हुआ है. तो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी इज़ द की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग. लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, ये सब क्या है? ये की बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग के. तो आप इसको निश्चित रूप से याद रखेंगे क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग? इनमें से कौन सा है जो कि प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है? तो रिफ्लेक्टिंग इज ऑल्सो इज अ प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. तो ये रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी, ये सारे प्रिस्क्राइब लेवल ऑफ टीचिंग है. एंड व्हाट इज़ नॉट, इट इज़ अ प्रिस्क्राइब लेवल ऑफ टीचिंग विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब लेवल ऑफ टीचिंग इज़ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन इज़ नॉट प्रिस्क्राइब लेवल ऑफ टीचिंग. तो यहाँ पे यही पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा. ऑल थ्री आर प्रिस्क्राइब लेवल ऑफ टीचिंग. Reflective, understanding, memory, all three are prescribed level of teaching, but differentiation is not prescribed level of teaching. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज फॉर द पर्पज ऑफ. अचीवमेंट टेस्ट जो है पढ़ाने के बाद अगर हम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं तो ये किस पर्पज़ के लिए लिया जाता है? अगर हम एजुकेशन के बाद अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं तो फॉर विच पर्पज़ इट वाज टेकन, किस लिए लिया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शंस देख लेते हैं. क्या ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पहचानने के लिए लेते हैं? स्टूडेंट की स्ट्रेंथ किस क्षेत्र में है, वीकनेसेस क्या है, इसको पहचानने के लिए लेते हैं? या सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर अ कोर्स, या स्टूडेंट को किसी कोर्स के लिए सेलेक्ट करने के लिए लेते हैं? या मेकिंग सिलेक्शन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, या जॉब के सिलेक्शन के लिए लेते हैं? तो अचीवमेंट टेस्ट हम लेते हैं किस लिए? असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग. यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. अचीवमेंट टेस्ट हम इसलिए लेते हैं कि बच्चे ने कितना लर्न किया, इसको हम पता लगा सकें और आगे भी लर्निंग को कंटिन्यू कर सके, आगे उसको क्या उसमें सुधार किए जा सकते हैं और कितना अच्छे से हम पढ़ा सकते हैं, इसको जानने के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग. क्योंकि कितने बच्चे ने लर्न किया, इसको जानने के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ गुड टीचर इज वन हु. गुड टीचर क्या करता है? तो गुड टीचर क्या बच्चे को प्रिंटेड नोट्स देता है, या कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करता है, या गिव यूज़फुल इंफॉर्मेशन देता है? अच्छा टीचर क्या करता है? बच्चों को नोट्स देता है, या प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है, या अच्छी अच्छी जानकारियाँ देता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. अ गुड टीचर इज़ वन हु इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न. अच्छा टीचर वो है जो बच्चे को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए इंस्पायर करता है. तो यहाँ पे
आप देख चुके हैं। हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए? 10 questions already we have done. Now question number 11. Diagnostic evaluation ascertains. Diagnostic evaluations क्या बताती है, किसके बारे में? तो डायग्नोस्टिक एवेल्यूशंस के जहाँ डायग्नोज आया तो वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि पहचानना। डायग्नोस मीन्स पहचानना, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। कारण और उपचार को बताना, पहचानना लर्निंग इंस्ट्रक्शन के दौरान, है ना। लर्निंग के दौरान अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके कारण को पहचानना और उसका उपाय करना, यही क्या है? डायग्नोस्टिक एवेल्यूशंस है। तो कॉजेज एंड रेमेडीज जहाँ भी आए आपको उसमें डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन को समझ लेना है कि ये डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन का ही है। तो आप इस तरह से आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज इन टर्म्स ऑफ। अगर इफेक्टिवनेस, टीचिंग के इफेक्टिवनेस को जानना है तो किस टर्म में हम इसको जान सकते हैं? तो ऑप्शंस देख लीजिए। यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। अगर टीचिंग एड्स का यूज किया जा रहा है क्लासरूम में तो क्या ये इफ़ेक्टिवनेस बताता है, टीचिंग के इफ़ेक्टिवनेस को बताता है? स्टूडेंट्स इंटरेस्ट जो है ये बताता है टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस को, और कोर्स कवरेज। तो ये सारे ही ऑप्शंस गलत हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सही क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट। अगर लर्निंग हो रही है स्टूडेंट की तो निश्चित रूप से क्या है, वो टीचिंग इफ़ेक्टिव है, टीचर अच्छे से पढ़ा रहे, तभी तो लर्निंग हो रही है ना। तो लर्निंग, अगर लर्निंग आउटकम है स्टूडेंट का तो निश्चित रूप से ये इफ़ेक्टिव टीचिंग हो रही है। तो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following statement is correct in the context of multiple choice type questions? Multiple choice type questions के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? They are more objective than true false type questions. They are more objective than ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, है ना। मल्टीपल चॉइस टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम। क्लासरूम में कौन सा टीचिंग की बेस्ट क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है? तो ऑप्शंस है थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ साइलेंस बाय द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। अभी मैंने पहला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था कि पिन ड्रॉप साइलेंस इन द स्टूडेंट इन द क्लासरूम, तो इसी तरह की ये ऑप्शंस दिया हुआ है। आप चेंजेस जो हैं वो चेक कर सकते हैं कि थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ साइलेंस बाय द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। तो ये ऑप्शंस गलत है, ये क्वालिटी ऑफ टीचिंग को नहीं बता रहा है। अगर क्लासरूम में साइलेंस है तो इससे पता नहीं चल रहा है कि टीचिंग बहुत अच्छी हो रही है। थ्रू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट इन द क्लासरूम, येस इट इज़ द राइट आंसर। कि टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस को हम तभी बता सकते हैं जबकि क्वालिटी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। Okay student, in our next video lecture we'll discuss some more most expected questions of teaching aptitude. If you want to join our classes for paper 1 and English literature, you can text me on my WhatsApp number and I will send here, I will discuss here in the comment box
my number. So please do not forget to like, share and subscribe our video, and we'll definitely continue with the next video, some most expected question of teaching aptitude. Till then, stay blessed. Okay, bye.